अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन तो उसके आंसर साथ साथ लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट, किसी भी आंसर को कंप्लीट होने के लिए द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। यूनिट्स भी साथ लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये यूनिट्स लिखना, ठीक है। तो उसके आंसर के लिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्पेसिफाई बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग दोनों के जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है ना और जो यूनिट होता है, दोनों को हम लोग साथ ही लिखें टू सक्सेसफुली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ताकि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को आसानी के साथ लिख सकें, ठीक है, बता सकें। एज इंडिविजुअली आइदर वन इज़ मीनिंगलेस एंड इनकम्प्लीट। अगर हम लोग किसी भी उसको जो हमारे पास जो आंसर होता है ना, अगर इसको यूनिट के बगैर लिखेंगे ना तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे पास मीनिंगलेस होगा और हमारे पास इनकम्प्लीट होगा। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी भी जो बैग का ना वेट जो मेजर किया वो हमारे पास 15 kg है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 15 बोलूँ तो मेरे पास मीनिंगलेस है, मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और जो यूनिट है ना वो भी साथ ही स्पेसिफाई होना ज़रूरी है, ताकि हमारे पास सक्सेसफुली हम उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन यही था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एसआई ऑफ यूनिट्स यूज़ करने के क्या हमारे पास फ़ायदे हैं। तो इन फ़ायदों के बारे में आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा है। तो जो आप लोगों के पास जो एसआई यूनिट वाला जो चैप्टर था, ठीक है। तो यूनिट्स आर डिफाइंड एज दोज टूल्स यूजिंग विच वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़ इफेक्टिवली। यूनिट्स हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो हमारे पास आलात होते हैं कि जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तौर पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देयर आर मैनी यूनिट्स विच कैन बी यूज टू मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो किसी भी जो हमारे पास क्वांटिटी है ना, एक ख़ास क्वांटिटी के लिए ख़ास हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एसआई इज़ दैट इट हैज़ ओनली वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी। यानी हमारे पास इसके जो अहम जो फ़ायदा क्या है, बहुत बड़ा इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारे पास हर एक क्वांटिटी के लिए हर उसकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो मखसूस होती है, ठीक है। टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट के लिहाज से। दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर विद इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हमारे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो यूनिट सेम होती है। हम इसको बार बार कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पढ़ा देती हूँ। हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ मेनी स्टीरेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर। तो स्टीरेडियन हमेशा स्फीयर के लिए होता है, हमारे पास रेडियन होता है वो सर्कल के लिए होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि कितने रेडियन होंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में और कितने स्टीरेडियंस होंगे सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर में, ठीक है। अ सर्कल मेक्स 2 पाई रेडियंस। एक सर्कल में कितना होता है, 2 पाई रेडियंस होता है, ठीक है, हमें मालूम है, क्योंकि एक पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद हमें कहा हुआ है कि अबाउट द ओरिजिन, यानी प्लेन एंगल में हमारे पास सर्कल कितना रेडियन आता है, 2 पाई रेडियन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अ स्फीयर मेक 4 पाई स्टीरेडियंस, और जो हमारे पास स्फीयर होता है ना वो सॉलिड एंगल के लिए यूज़ होता है, और उसमें हमारे पास कितने स्टीरेडियंस बनते हैं, 4 पाई स्टीरेडियंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर था। इसके बाद है कि इसी आंसर को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकली द नंबर ऑफ स्टीरेडियंस इन अ स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। किसी भी यूनिट रेडियस को जो हमारे पास अगर हम न्यूमेरिकली बोलें तो वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरेडियंस किसी भी स्फीयर में वो किसके बराबर होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन एग्जाम्पल स्टीरेडियंस इज इन अ स्फीयर 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल जब हमारे पास हो, और जब हमारे पास यूनिट रेडियस हो, यानी 1 यूनिट रेडियस का मतलब क्या है कि यूनिट का मतलब होता है 1 होता है, ठीक है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो अगर हम लोग रेडियस की जगह 1 लगाएंगे तो हमारे पास 4 पाई इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ स्टीरेडियन हमने क्या कहा था कि 4 पाई होता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरेडियन को हम लोग न्यूमेरिकली क्या करते हैं, किसके बराबर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, यानी किसी भी यूनिट स्फीयर जो होगा ना उसके सरफेस एरिया के यूनिट रेडियस के बराबर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, हम लोगों ने राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 4 पाई लिखा। अगर आप लोग ये भी ना करें तो आप लोगों के लिए आसानी, ये भी ना करें तो आप लोग इसको छोड़ दें, डायग्राम बना दें, ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर मुश्किल लगे तो छोड़ दें, आप लोगों पे अपने उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास डायग्राम बनी है, जिसको आप लोगों ने अभी बुक पे भी मैंने आप लोगों को साथ साथ करवाया था कि हमारे पास लेट्स सपोज हम लोगों ने एक आर्क लिए, ठीक है। आर्क का जो लेंथ है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, और जो हमारे पास
इसको जो हम लोग रेडियस जो सेंटर से लेकर जो एक पॉइंट तक डिस्टेंस है सर्कल के, उसको हम लोग आर बोल रहे हैं। हमारे पास 1 रेडियन हो गया। सवेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे वाटरमेलन होता है ना, तरबूज होता है, उसके हम लोग दरमियान में से जो निकालें ना, उसके जो मिड में जो एंगल बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरेडियन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर किसे बोलते हैं, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड। हम लोग लीस्ट काउंट एरर को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी आप लोगों ने समझना है। ठीक है कि क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है। इसके बाद हम लोग आंसर पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट एरर बोलते किसे, लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट रीडिंग, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो ऊपर जितना वो छोटा वो मेजर कर सकती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट एरर किसे बोलते हैं, जो कि किससे रिलेटेड होता है, रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन एग्जाम्पल अप टू डेप्थ इट कैन गो, यानी वो भी हमारे पास लीस्ट काउंट से मुतल्लिक होता है। और उसमें हमारे पास लीस्ट काउंट जब एरर आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है, इसको रिड्यूस करने का मेथड क्या है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख ले होंगे कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज़ करने के कुछ मेथड लिखे हुए हैं। लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय नंबर 1 यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई प्रिसीजन। अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाई प्रिसीजन के साथ उसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे पास लीस्ट काउंट एरर के मिनिमाइज़ यानी कम करने का सबब बनेगा। ठीक है, और इस तरह हमारी जो मेजरमेंट आएगी, जो हम लोग जो मेजरमेंट लेंगे, जो हम लोग मेजर करेंगे ना, वो हमारी ज़्यादा प्रिसाइज आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हाई प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर लीस्ट काउंट। अगर हम लोग कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसमें हमारे पास स्मॉलर लीस्ट काउंट हो, तो उससे भी हमारे पास क्या होगा, प्रिसीजन इम्प्रूव हो सकती है। लेट्स सपोज स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर, सो इट इज़ मोर प्रिसाइज देन 1 ईयर कैलिपर। तो स्क्रू गेज में हमारे पास जो हमारे पास लीस्ट काउंट है ना, वो 0.001 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास इसीलिए 1 ईयर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज है, जिसका हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। और उसका क्या था, हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर था, स्क्रू गेज का ये था, और हमारे पास 1 ईयर कैलिपर का ये है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास स्क्रू गेज वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, और हमारे पास बिल्कुल छोटा जो बिल्कुल छोटी जो चीज़ होगी उसको भी मेजर कर सकती है। नंबर 2 टेकिंग मोर रीडिंग्स एंड देन द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एरर। लेट्स सपोज इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक चीज़ को मेजर किया, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने एक चीज़ को मेजर किया और मैंने इसकी मेजरमेंट क्या ली 0.09। एक और स्टूडेंट ने मेजर किया, उसने क्या लिया 0.06, और जो थर्ड स्टूडेंट है उसने भी मेजर किया 0.05। अब इसका जो मीन लेना है हम लोगों ने, ठीक है, मीन में हमारे पास क्या होता है, मीन में हमारे पास ये होता है कि इन तीनों मेजरमेंट्स को ऐड करें और उसको 3 पे डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड करें, तो हमारे पास ये क्या आएगा, मीन आएगा। और इस तरह भी हमारी जो रीडिंग्स होती है ना और जो मेजरमेंट्स होती है ना, वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट आने के चांसेस होते हैं और उससे लीस्ट काउंट एरर भी कम होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना, यानी जो हमारे ये होता है कि हर बंदे का ना जो काम करने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग अगर जो हमारे पास जिस तरह हमारे पास ईयर्स है ना, उनके लिहाज से यानी ज़मानों के लिहाज से हम लोग अपने जो पुराने तरीके या ना यूज़ करें, हम लोग लेटेस्ट आने वाले जो न्यू वर्जन के जो टेक्निक्स है ना उनको यूज़ करें, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स उसके मुताबिक हम लोग काम करें, तो हमारे जो लीस्ट काउंट एरर के जो चांसेस है ना वो भी कम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डजेंट मेक इट करेक्ट। किसी भी आंसर में हम लोग ज़्यादा डिजिट लगाएं तो वो हमारे पास करेक्ट क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं इसको करेक्ट बनाता। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये कि व्हेन कंबाइनिंग वैल्यूज विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन द प्रिसीजन ऑफ द फाइनल आंसर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। एडिंग मोर डिजिट्स माइट इंक्रीज। अगर आप लोग अपना आंसर चाहिए ना वो यहाँ से लिख लें। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना आंसर लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं जो डिफरेंट, जिनके हमारे पास डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, तो जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन जो फाइनल आंसर का होता है वो ग्रेटर नहीं होता, बड़ा नहीं होता। किससे, जो हमारे पास लेस प्रिसाइज जो हमारे पास मेजरमेंट होती है, यानी जो हम लोगों ने जो वैल्यूज़ ऐड किए ना उनमें जो लेस प्रिसाइज जो नंबर होंगे उससे हमारे पास बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा नहीं होता हमारे पास, वो उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को जो बोला है कि मैंने आप लोग अपने आंसर को यहाँ से स्टार्ट करें, एडिंग मोर डिजिट्स माइट इंक्रीज प्रिसीजन बट इट विल नॉट चेंज द एक्यूरेसी। अगर हम लोग किसी भी जो डिजिट्स को ना ज़्यादा डिजिट्स को ऐड करते जाएं तो हमारे पास उससे हो सकता है कि प्रिसीजन इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन हमारे पास एक्यूरेसी चेंज नहीं होती, वो
आंसर को एक्यूरेट करने का सबब नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वेरी प्रिसाइसली विद द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज गिवन रेडियस इज़ 5.001 मीटर। अगर हम लोग चाहें कि हम लोग किसी भी हमारे पास सर्कल है ना, उसकी सर्कमफेरेंस को बिल्कुल बारीकी से हम लोग उसको मेजर करें, जिसका हमारे पास रेडियस क्या है 5.001 मीटर है, देन वी शुड अप्रोक्सीमेट पाई टू 3.1416 and 3.14159. If instead the given radius is 5.01 then pi is equal to 3.14. अगर हमारे पास जो हमारे पास गिवन रेडियस होता है ना वो हमारे पास 5.01 होता तो हम लोग पाई का क्या लेते हैं, ये लेना भी हमारे पास काफ़ी था। लेकिन अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास 5.001 लिखा हुआ है ना, सो हम लोग इसके लिए या फिर ये वैल्यू लेंगे या फिर ये वैल्यू लगा के हम लोग आंसर निकालेंगे। तो अगर हम लोग ये वैल्यू लगा के आंसर निकालेंगे और इस रेडियस के लिए तो हमारे पास ये भी काफ़ी होगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अब हम लोग जितने ज़्यादा जो डिजिट्स को ना आंसर में ऐड करते जाते हैं उससे हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती, आंसर एक्यूरेट नहीं होता, उससे सिर्फ हमारे पास प्रिसीजन इंक्रीज़ होती है। प्रिसीजन का इंक्रीज़ करना एक्यूरेसी के इंक्रीज़ करने का सबब नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। व्हाट डिटरमिन द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन डिटरमिन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रिसीजन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्पेसिफिक योर आंसर इज़। प्रिसीजन हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना स्पेसिफिक है, ठीक है, कितना स्पेसिफिक है, आपका जो मेजरमेंट है वो कितना स्पेसिफिक है जो आपने मेजर किया। और इन द अदर हैंड इन द अदर वर्ड्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। और ये हमारे पास मेजरमेंट्स, अब मैं लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों को बोलूँ प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज एक्यूरेट वैल्यू क्या थी 0.01 थी, मेरा जो आंसर आया 0.003 ये मेरे पास क्या 0.003 0.004 0.005। तो इस तरह करके मेरा जो आंसर आया ना, इसको अगर मैं देखूँ ये सब आपस में क्या एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर से बिल्कुल दूर है। सो इनको मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास प्रिसाइज है लेकिन मेरे पास एक्यूरेट नहीं है। सो अभी मैंने क्या बोला, प्रिसीजन की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्पेसिफिक योर आंसर इज़, और इन द अदर वर्ड्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स, यानी जो हमारे पास मेजरमेंट्स वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिसीजन बोल सकते हैं। एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है, एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज टू द रियल वैल्यू योर मेजरमेंट इज़। एक्यूरेसी उसे बोलते हैं कि हमारे पास जो रियल वैल्यू के जो ये हमारे पास मेजरमेंट्स है ना वो रियल वैल्यू से कितना नज़दीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आप लोगों ने अपना डिफरेंस रख रहे हैं। एक्यूरेसी में हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू पता होती है, जो कि प्रिसीजन में हमें जो हमारे जो आंसर आते हैं वो प्रिसाइज आते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं आते। इसकी बात है कि इसी का आंसर जो है पिछले का आंसर है द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो हमें क्या बताता है, प्रिसीजन बताते हैं किसी भी मेजरमेंट का, ठीक है। द लोअर द लीस्ट काउंट, जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा हायर प्रिसीजन विल बी ऑब्टेन, तो हमारे पास हायर प्रिसीजन हासिल होगी। अब जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा, लीस्ट काउंट कम होने का क्या मतलब है कि हमारे पास मैंने अभी आप लोगों को बताया स्क्रू गेज का कितना होता है 0.01 होता है, जबकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.01 होता है। तो जो हमारे पास मोर प्रिसाइज वैल्यू किससे आ सकती है, मोर प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास स्क्रू गेज से आ सकती है। मैंने आप लोगों को पहले बताई है क्योंकि इसकी जो प्रिसीजन है बहुत कम है तो हमारे पास इससे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज निकल आ सकती है, ठीक है। द लोअर द लीस्ट काउंट हायर विल द प्रिसीजन ऑब्टेन, higher precision will be obtained. For example, a screw gauge least count 0.01 centimeter is said to be more precise than the vernier caliper least count क्या उसका 0.01 centimeter। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन। अगर किसी भी दो क्वांटिटी होगी उसकी डिफरेंट डायमेंशन होगी तो ये क्या पॉसिबल है कि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकें या डिवाइड कर सकें या फिर हम लोग उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है सो हम उनको क्या ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमसे ये पूछा हुआ है और डिवाइड भी हमें पूछा हुआ है, ठीक है। यानी चारों रूल्स पूछे हुए जो हमारे पास मैथमेटिक्स में होते हैं तो वो पूछा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी कैन ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द टू क्वांटिटीज़। हम लोग उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनकी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड,
ये आपस में एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और माइनस भी नहीं हो सकते, ठीक है। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, प्लस और माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। वी कैन ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द टू quantities of different dimensions. For example, speed is equal to distance divided by time. speed हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। सो v इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, हम लोग जो प्रिंसिपल पढ़ा है ना होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसके मुताबिक हमारे पास क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट पॉसिबल वाइल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, अगर हमें कहा हुआ डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है, 0.2 आता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आता है, 0.5 आता है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ गया, 0.5। अभी मेरे पास क्या है कि मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने दो डिफरेंट डायमेंशंस वाले जो हमारे पास क्वांटिटी थी, उनको हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और इसी तरह करके हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम लोग इसी तरह करके हम लोगों को यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन हम दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। द ह्यूमन पल्स एंड स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स। अब ये का क्या हुआ है कि हमें क्या हुआ है, जो ह्यूमन पल्स है ना, इंसानी जो नफ्स जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास इधर है ना वो नफ्स है, ठीक है। इसके जो हमारे पास टाइम है ना, और जो स्विंग ऑफ पेंडुलम का टाइम है, ये हमारे पास क्या हो सकती है, पॉसिबल टाइम यूनिट्स हो सकती हैं। आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, ये क्या मुमकिन टाइम यूनिट्स हैं, यानी कि टाइम यूनिट्स क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। वाई आर दे नॉट ऑफन यूज, तो हमारे पास क्यों नहीं अक्सर औकात यूज़ होते, ठीक है। ह्यूमन पल्स के बारे में कहा है, पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। पल्स रेट किसे बोलते हैं, पल्स रेट होता है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट, एक मिनट पे हमारा दिल कितनी बार देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है। द नॉर्मल पल्स रेट इज़ फ्रॉम 60 to 100। जो नॉर्मल ह्यूमन का जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 60 to 100 होता है। बट इट इज़ नॉट टेकन एज स्टैंडर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। लेकिन उसको हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब किसी भी टाइम यूनिट को हम लोगों ने यूज़ करना हो तो उसको स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। रीजन्स हमें गिवन है कि इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये अब लेट्स सपोज कोई ओल्ड मैन है और एक हमारे पास क्या यंग मैन है, ठीक है। उन दोनों में हमारे पास पल्स रेट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती हैं। पल्स रेट पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन हेल्थ कंडीशन। और जो हमारे पास बीमार होगा ना, बीमार, उसकी हमारे पास पल्स रेट क्या होगी, ज़्यादा तेज़ होगी। और जो हमारे पास तंदुरुस्त होगा ना, उसकी जो हमारे पास पल्स रेट होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वैरी करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या नहीं ले सकते, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स के लिहाज से नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन, और ये बंदे की एज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट एजेस, हर बंदे के लिए, हर एज के बंदे के लिए डिफरेंट होती है और इसके लिए वैरी करती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं ले सकते। थर्ड रीज़न हमें गिवन है, पल्स रेट कैन बी लोअर फॉर अ पर्सन इट इज़ इन रेस्ट एंड हाइयर फॉर अ पर्सन व्हेन इट इज़ डूइंग एक्सरसाइज। अब जो बंदा काम करोगा, जो बंदा कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, उसके लिए पल्स रेट क्या होगी, हाई होगी। और जो हमारे पास जो बंदा रेस्ट पे होगा, जो बंदा नॉर्मल जो बैठा होगा यानी कोई काम ना कर रहा हो, तो उसकी हमारे पास पल्स रेट क्या होगी, वो लो होगी। सो इसीलिए हम लोग इसको इसकी टाइम यूनिट्स को हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी हमने दूसरी बात हमें क्या कहते हैं, स्विंग ऑफ अ पेंडुलम कहा था ना। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या रिक्वायर्ड करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑसिलेशन को यानी कि वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, पूरी कंप्लीट रोटेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और वो किसका टाइम पीरियड होता है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ सिंपल पेंडुलम की। ये हमारे पास क्या है, एक बॉब लटका हुआ है एक लाइट लेंथ स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसको हमारे पास जितना टाइम लगा ना, जितने टाइम में इसने ये पूरी जो वाइब्रेशन है वो कवर की, एक बार जाते हुए, एक बार फिर वापस आते हुए, चार दफ़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पूरे टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और टाइम पीरियड को हम लोग इससे मैथमेटिकली T = 2 √L/G होता है, ठीक है। बट दिस टाइम पीरियड कैन नॉट बी टेकन एज स्टैंडर्ड। लेकिन इस टाइम पीरियड को भी हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। इसके भी कुछ रीजंस गिवन है। तो पहले रीज़न है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैन बी वेरिंग बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड देयरफॉर लेंथ कैन बी चेंज। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो हमारे पास चेंज होती रहती है टेम्परेचर के लिहाज से।
सर्दियों में ये लेंथ हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी ना वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, और जो गर्मियों में हमारे पास क्या होगी वो दोबारा एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। एंड देयरफॉर लेंथ कैन बी चेंज, इसीलिए हमारे पास लेंथ होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। उसमें दूसरा है कि इट कैन चेंज बाय वेरिंग जी एंड इट वेरीज विद एल्टीट्यूड, सो इट मे गिव डिफरेंट टाइम्स एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास हाइट के अलावा जो हमारे पास जी की वैल्यू वो भी वैरी करती है। मरी में जाके जी की वैल्यू ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरह करके जी की वैल्यू हमेशा अल्टीट्यूड के लिहाज पे एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू वैरी करती रहती है और चेंज होती रहती है, इसीलिए हमारे पास इस टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और जो थर्ड रीज़न है वो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एंड स्पोर्ट विद विच पेंडुलम इज अटैच। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, फ्रिक्शनल फोर्स किसकी होती है, एयर की होती है, और जो स्पोर्ट की होती है जिसके साथ हम लोगों ने पेंडुलम को अटैच किया होता है वो भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट करती है। तो कंक्लूजन आखिर में हमने क्या नतीजा निकाला, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स द ह्यूमन पल्स एंड स्विंग ऑफ अ पेंडुलम इज नॉट टेकन एज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो हम लोग इसी वजह से, इन सारी रीजंस की वजह से हम लोग इस ह्यूमन पल्स है और जो स्विंग ऑफ पेंडुलम है ना उसको हम लोग टाइम के लिए ऑफनली यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 9th कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो वो क्या राइट इक्वेशन होगा। तो डायमेंशंस हमें क्या बताती हैं, डायमेंशंस आर यूज टू डिटरमिन द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज मैथमेटिकली हम लोग डायमेंशंस को किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर यानी उसके बारे में जो हम लोगों ने जानना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन यूज़ करते हैं। और इसके जो टॉपिक है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के लिहाज से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम। दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, अगर एक तरफ हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है, मीटर में आ रही है, सॉरी लेंथ में आ रही है, क्योंकि S के लिए क्या होगा लेंथ होगा, और दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या आना चाहिए, लेंथ में आना चाहिए। सो हमारे पास ये क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इफ़ दिस एग्जिस्ट द इक्वेशन इज सेट टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये हमारे पास दोनों ये जो हमारे पास रूल है वो फॉलो हो रहा होगा तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज़ फिजिकली करेक्ट आल्सो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो असल में भी करेक्ट हो। तो हम लोग अपने से एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है, S इज इक्वल टू VT प्लस हाफ 1/4 है, ठीक है, क्वार्टर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने से इक्वेशन बनाई है ताकि हम लोग बता सकें कि हमारे पास जब दोनों साइड बराबर हों और जो तो ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशंस के रूल फॉलो हो रहे हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन भी क्या हो, फिजिकली करेक्ट हो, तो हमारे पास बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इक्वेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, S इज इक्वल टू VT प्लस 1/4। तो S की जगह हम लोगों ने क्या लगाया, L लगाया, और जो V हमारे पास क्या होती है, LT-1, और जो हमारा टाइम है उसको कैपिटल T से शो किया, और फिर हमारे पास T-1 और T+1 कैंसिल हो गए, और इस तरह हमारे पास क्या बच गया, दोनों तरफ हमारे पास L बच गया। तो अब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो ऊपर जो इक्वेशन गिवन है ना वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये हमारे पास राइट इक्वेशन ही है। असल जो इक्वेशन है वो क्या थी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT। तो स्टूडेंट्स हमारे पास के लेक्चर ये कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।